नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने किया पाकिस्तान को अनदेखा, क्लाइमेट चेंज वर्चुअल समिट में नहीं दिया न्योता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए बनाई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दुश्मन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डब्ल्यूएचओ ने दी कोविड-19 पर चीन को क्लीन चिट, तो भारत ने अपनाया सख्त रोक और उठा दी ये मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका ने किया पाकिस्तान को अनदेखा, क्लाइमेट चेंज वर्चुअल समिट में नहीं दिया न्योता। जी हां दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्चुअल समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर होने जा रहे इस शिखर सम्मेलन के आयोजन में दुनिया के कई बड़े देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत समेत साउथ एशिया से बांग्लादेश और भूटान के प्रमुखों को बुलावा भेजा गया है। वहीं इस आयोजन में जो बाइडेन ने पाकिस्तान को अनदेखा कर दिया है, जिस पर हर कोई हैरानी जता रहा है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने क्लाइमेट चेंज को लेकर आयोजित होने जा रहे वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आमंत्रित नहीं किया है, जिसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की नजरों में अपनी अहमियत खो दी है, जिसे लेकर पाकिस्तान की जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्लाइमेट चेंज के इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्चुअल समिट के लिए खासतौर पर रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, जापान, मैक्सिको और कोलंबिया समेत कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। वहीं अमेरिका के इस शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की अनदेखी की गई है। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 और 23 अप्रैल को किया जाएगा। पाकिस्तान ने इस मामले में बोलते हुए कहा है कि इस शिखर सम्मेलन में उन देशों को आमंत्रित किया गया है जो क्लाइमेट चेंज से काफी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान प्रशासन का कहना है कि भले ही वह क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन उनके देश में कार्बन उत्सर्जन काफी कम है, इसलिए उन्हें इस शिखर सम्मेलन में बुलावा नहीं भेजा गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए बनाई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, बाल भी बांका नहीं कर पाएगी दुश्मन की गोलियां। जी हां दोस्तों, देश की सुरक्षा में लगे जवानों को जल्द ही हल्की और बेहद सुरक्षित बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने वाली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने गुरुवार को कहा कि उसने कम वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। इसे कानपुर स्थित प्रयोगशाला में विकसित की गई है। इस जैकेट का वजन सिर्फ 9 किलो है। डीआरडीओ ने कहा कि यह जैकेट भारतीय सेना की गुणवत्ता संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद करेगी। डीआरडीओ ने एक बयान में कहा कि फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट का चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया और भारतीय मानक ब्यूरो संबंधी मानक प्राप्त कर लिए गए। डीआरडीओ ने जैकेट की अहमियत बताते हुए कहा कि इसके वजन में प्रत्येक ग्राम की कमी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें वजन से राहत दिलाती है। टेक्नोलॉजी के जरिए मीडियम साइज की बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 10.4 किलोग्राम से 9 किलोग्राम कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों को राहत देने के लिए कम वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किए जाने पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और संबंधित उद्योग को बधाई दी। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी इस बुलेट प्रूफ जैकेट के विकास पर डीएमएसआरडीई की टीम को बधाई दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डब्ल्यूएचओ ने दी कोविड-19 पर चीन को क्लीन चिट, तो भारत ने अपनाया सख्त रुख, की ये मांग। जी हां दोस्तों, भारत ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की विशेषज्ञों के एक दल में समग्र जांच कराए जाने की मांग की है। भारत ने यह रुख विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ ही दिन पहले इस मामले में चीन को क्लीन चिट दिए जाने पर अपनाया है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी ताज़ा जांच रिपोर्ट में कहा कि चीन के वुहान शहर की लैब कोरोना वायरस के लीक होने की बात सही नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने कुछ दिनों पहले अपनी रिपोर्ट में चीन को पाक साफ बताते हुए कहा कि यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला है। डब्ल्यूएचओ का यह रवैया तब है जब समय समय पर अमेरिका और कई अन्य देशों ने इस बारे में आवाज उठाई थी कि वायरस के स्रोत का पता कर रहे डब्ल्यूएचओ की टीम के साथ चीनी प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है और उन्हें समुचित जानकारियां उपलब्ध नहीं करा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को विशेषज्ञों के नेतृत्व में समग्र वैज्ञानिक जांच के लिए हम कोविड-19 के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए इसके सभी पक्षकारों को एक साथ आना होगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश यह मांग कर रहे हैं कि दिसंबर 2019 में वुहान शहर से फैले विश्वव्यापी संक्रमण पर स्वतंत्र रूप से नए सिरे से गहन अध्ययन हो। बागची ने कहा कि उस जांच में सभी पक्षकारों की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब तेजी से घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, ओपीईसी बढ़ाएगा कच्चे तेल का उत्पादन। जानिए कब से मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की कटौती की थी, लेकिन ये कटौतियां इतनी नहीं है कि आम आदमी को राहत मिले। लेकिन
लेकिन अब उम्मीद जाग रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी हो सकती है। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देश तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हर दिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ेगा। तेल उत्पादक देशों का कहना है कि उन्होंने फैसला लिया है कि मई से जुलाई के दौरान प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाएंगे। ओपीईसी का कहना है कि कोरोना महामारी से उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम ये कदम उठा रहे हैं। ओपीईसी देशों ने उत्पादन में कटौती की थी, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी। ओपीईसी मई में 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन, 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन जून में और 4 लाख बैरल जुलाई में तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। इस बीच सऊदी अरब ने कहा कि वह खुद से 10 लाख बैरल प्रतिदिन अतिरिक्त उत्पादन की बहाली करेगा। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने से कीमतों में नरमी आएगी, जिसका सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि भारत कच्चे तेल के मामले में काफी हद तक दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। कच्चा तेल $64 के पार पहुंचा। आपको याद होगा कि मार्च के बाद से जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तब क्रूड के दाम $30 प्रति बैरल पर आ गए थे। आज ये $64 के ऊपर है। कोरोना महामारी के दौरान मांग घटने की वजह से कच्चे तेल के दाम काफी गिर गए थे। इसलिए ओपीईसी देशों ने पिछले साल उत्पादन घटाने का ऐलान किया था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों से कच्चे दाम का उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी, ताकि तेल के दाम में स्थिरता आ सके, लेकिन तेल निर्यातक देशों ने कोई वाजिब जवाब नहीं दिया था। तब सऊदी अरब ने कहा था कि पिछले साल जब कच्चे तेल के दाम काफी नीचे चले गए थे, भारत उस समय खरीद गए कच्चे तेल का इस्तेमाल कर सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात 8:30 बजे करेंगे जनता को संबोधित। लॉकडाउन को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शुक्रवार रात 8:30 बजे राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे। सरकार राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। बता दें कि बीते कई दिनों से राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक प्रतिबंध लागू किया जा चुका है, लेकिन कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में वीरवार को कोरोना संक्रमण के 43,183 नए मामले सामने आए हैं और 32,641 मरीजों के ठीक होने पर अस्पताल से घर भेजा गया। 249 संक्रमितों की इस महामारी के कारण जान चली गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 28,56,163 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3,66,533 मरीज सक्रिय बताए गए हैं। अब तक कुल 24,33,368 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में मुंबई में 8,646 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 5,031 लोगों को अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। वीरवार को मुंबई में इस महामारी के कारण 18 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पूरे देश के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित है। यहां दिनों दिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। प्रदेश में अब तक कुल 62,45,860 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। बुधवार को राज्य में कुल 2,16,211 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। अब तक यहाँ 10,918 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक और 4,79,298 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह 8,78,535 फ्रंटलाइन वर्कर को पहली और 2,64,659 को दूसरी खुराक दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने मारी पलटी, वापस लिया भारत से कपास और चीनी इंपोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने पलटी मारते हुए भारत से कपास और चीनी के इंपोर्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में आर्थिक समन्वय समिति के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिसमें भारत से कपास और चीनी के इंपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटाने की गुजारिश की गई थी। बता दें कि ईसीसी ने बुधवार को ही भारत से चीनी और कपास के इंपोर्ट को मंजूरी दी थी। गुरुवार को पाकिस्तान ने आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने कहा कि जब तक भारत धारा 370 पर लिए गए फैसले को वापस नहीं करता, तब तक भारत से कपास और चीनी का आयात नहीं होगा। एक दिन पहले ही दी थी अनुमति। बुधवार को पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने घोषणा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने पड़ोसी देश भारत से आयात को लेकर जो पाबंदी लगाई थी वह हटा ली गई है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि बैठक में एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा की गई। इसमें भारत से कपास और चीन आयात का मुद्दा शामिल था। इस बारे में विस्तृत चर्चा के बाद आयात की अनुमति दी गई। इन वस्तुओं के आयात शुरू होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध कुछ बेहतर होंगे, जो 5 अगस्त 2019 के बाद से निलंबित था। भारत के जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के निर्णय के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बंद हो गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के फैसले से अपमानित हुए इमरान खान, पीएम मोदी का आया बुलावा।
जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी महीने क्लाइमेट चेंज को लेकर वर्चुअल समिट कर रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत साउथ एशिया से बांग्लादेश और भूटान सहित अन्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसके लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। पाकिस्तान की इस उपेक्षा को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत कम हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम, सिविल सोसाइटी के लोग और पत्रकार भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बाइडेन ने 22 और 23 अप्रैल को होने वाले क्लाइमेट चेंज पर अपनी सरकार के पहले शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की उपेक्षा की है। इससे पाकिस्तान आहत महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इस समिट में 40 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है, जिनमें दक्षिण एशिया से भारत, बांग्लादेश और भूटान भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जारी बयान के अनुसार पर्यावरण को लेकर राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी 1 से 9 अप्रैल के दौरान आबू धाबी, नई दिल्ली और ढाका की यात्रा करेंगे। वह इस दौरान समिट से पहले इन देशों से राय मशवरा करेंगे। अमेरिकी दूत इस वर्ष के अंत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को लेकर भी इन देशों से चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिकी दूत जॉन कैरी की यात्रा में भी पाकिस्तान नहीं आया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बीते शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक वर्चुअल समिट को रूस, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जर्मनी, इजराइल, कनाडा, जापान, इटली, केन्या, मैक्सिको, डेनमार्क, कोलंबिया, कांगो, चिली, जमैका और अन्य देशों के नेता संबोधित करेंगे। लेकिन बाइडेन के इस कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आमंत्रित न किए जाने से पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। अमेरिका की संदेही से कई पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर हैरानी जाहिर की है। कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने कमेंट्स किए हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ ने ट्वीट किया, ये फैसला चौंकाने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के पूर्व राजदूत ने बयान दिया था कि पाकिस्तान ने अमेरिकी नेतृत्व के बीच अपनी अहमियत खो दी है। दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने ट्वीट किया, पहले पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली समिट के लिए व्हाइट हाउस ने न्योता नहीं भेजा और अब अमेरिकी विशेष दूत जॉन कैरी समिट से पहले परामर्श लेने के लिए भारत और बांग्लादेश जा रहे हैं। कुगेलमैन ने लिखा, ऐसा लगता है कि आमंत्रित किए जाने का मुख्य क्राइटेरिया अमेरिका के नजदीक सहयोगी देश, प्रदूषण फैलाने वाले बड़े देश और क्लाइमेट चेंज के मामले में संवेदनशील होना है। माइकल कुगेलमैन ने कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर संवेदनशील देशों में शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख के बाद पीओके के जरिए भारत को घेरने की तैयारी में चीन, अब पाकिस्तान कर रहा मदद। जी हां दोस्तों, चीन ने पीओके के जरिए भारत को घेरने की तैयारी तेज कर दी है और पीओके में स्थित स्कार्दू को सीधे उस काराकोरम हाईवे से जोड़ रहा है जो चीन से पाकिस्तान को जोड़ता है। कारगिल से स्कार्दू की दूरी केवल 100 किलोमीटर है और ये सामरिक महत्व का नया रास्ता गिलगिट के पास जगलोट से शुरू होता है और स्कार्दू तक आता है। स्कार्दू और गिलगिट दोनों ही सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पाकिस्तान की ताकत बढ़ने का अर्थ लद्दाख के लिए सीधा खतरा होगा। चीन ने पाकिस्तान के पंजाब के हसन अब्दाल से काराकोरम हाईवे का निर्माण 1959 से शुरू किया था और इसे 1979 से यातायात के लिए खोल दिया गया। 1300 किलोमीटर लंबा ये हाईवे 15,466 फीट खुंजे राब दर्रे से गुजरकर चीन के जिनजियांग प्रांत तक जाता है। नेशनल हाईवे 35 नाम के इस हाईवे के जरिए चीन कभी भी लद्दाख और कश्मीर में भारत के लिए नया मोर्चा खोल सकता है। पिछले साल मई से शुरू हुए भारत चीन के तनाव के दौरान चीनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लगातार स्कार्दू एयरबेस पर नजर आते रहे और आशंका थी कि चीन लद्दाख में पीओके का इस्तेमाल करके भारत के लिए नया मोर्चा खोल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन है वोटिंग, इसलिए हमारी जीत तय है, अमित शाह। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रही है। आज तमिलनाडु के तिरुक्कोइल्लूर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव उस दिन है जिस दिन भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए भाजपा की जीत पक्की है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की तिथि चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में चुनाव 6 अप्रैल को तय किया है, जो भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए तमिलनाडु में एनडीए की विजय सुनिश्चित है। यहाँ भाजपा एआईएडीएमके पीएमके मिलकर सरकार बनाएगी। बता दें कि 2 मई को नतीजे आएंगे। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला और उसके नाम का मतलब बताया। अमित शाह ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना, अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना, यही कांग्रेस और डीएमके का रास्ता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी डीएमके और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु का विकास नहीं कर सकती हैं। तमिलनाडु का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन ही कर सकता है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मन में तमिलनाडु और तमिल भाषा के प्रति अपार सम्मान और प्यार। विश्व में वो कहीं भी जाते हैं तमिल के सुवाक्यों को अपने भाषण में दोहराते हैं। तमिल मछुआरों की जितनी चिंता मोदी जी ने की है उतनी किसी ने नहीं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्रमुक को महिला विरोधी करार दिया। महिलाओं को 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को सबक सिखाने को कहा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, सीएम ममता बनर्जी ने रोया नंदीग्राम में गड़बड़ियों का रोना, राज्यपाल ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात करके आरोप लगाया कि कानून और व्यवस्था का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। ममता ने नंदीग्राम से ही राज्यपाल को फोन किया, जहां से वह सुवेंद्र अधिकारी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संबंधित लोगों द्वारा ध्यान दिया जाएगा। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा, ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले फोन करके कुछ मामलों पर चिंता जताई है। मैं उन्हें कानून के पालन को लेकर आश्वस्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी लोग सही भावना और ईमानदारी से काम करेंगे ताकि लोकतंत्र हमेशा कायम रहे। इससे पहले बनर्जी ने नंदीग्राम से धनखड़ को फोन करके बताया था कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। साथ ही कहा था कि जिस सीट से वे चुनाव लड़ रही हैं, वहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, दूसरे राज्यों के लोग नंदीग्राम में आकर हंगामा कर रहे हैं और मैंने सुबह से 63 शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि नारे लगाने वाले लोग बाहरी हैं और वे बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। पिछले कई दिनों से नंदीग्राम में डेरा जमाए बैठी बनर्जी ने दोपहर 1 बजे अपने घर से निकली और एक मतदान केंद्र पर पहुंची। हालांकि तृणमूल कांग्रेस द्वारा गड़बड़ी के कई आरोपों के बीच नंदीग्राम में मतदान जारी है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा था, भाजपा और उनका माइंड गेम काम नहीं करेगा। यह बहुत स्पष्ट है कि वे हार महसूस कर रहे हैं। नंदीग्राम के 354 बूथों में हमने ठोस प्रदर्शन किया है। 10 बूथों के लिए हमने शिकायतें दर्ज कराई हैं। सीआरपीएफ द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने या काम न करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक चुने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजबूरी में भारत से इंपोर्ट शुरू करने पर घर में घिरे इमरान, चीनी और कपास के आयात को दी थी मंजूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना लॉस एंजलिस के दक्षिण में 2 मंजिला ऑफिस की इमारत में बुधवार शाम लगभग 5:30 बजे हुई। गोली चलाने वाला संदिग्ध भी पुलिस की गोलियों से घायल हो गया। यह जानकारी पुलिस ने साझा की है। पुलिस लेफ्टिनेंट जेनिफर अमान का कहना है कि जब अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने संदिग्ध व्यक्ति को गोली मारी तो उसे गोली लग गई और वह घायल हो गया, जिसे अज्ञात हालत में अस्पताल ले जाया गया। वह कहती हैं कि पीड़ितों में एक व्यक्ति भी शामिल था जो घायल हो गया था। बाकी जानकारी अभी साफ नहीं है। अभी यह भी नहीं पता है कि इस गोलीबारी के पीछे क्या मकसद था। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में कार्यालय की एक इमारत में बुधवार को हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई और घायल हो गए और अधिकारियों को भी गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि ऑरेंज के पश्चिमी लिंकन एवेन्यू में एक छोटी 2 मंजिला इमारत में अधिकारियों को भेजा गया, जहां गोलीबारी की सूचना मिली थी। अधिकारी कहते हैं गोलीबारी के समय अधिकारी वहां पहुंच गए थे और कई पीड़ितों की मौत के घाट उतार दिया था। शूटिंग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, स्थिति स्थिर हो गई है और जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन ने फैलाया जहाजों का झुंड, फिलीपींस ने कहा बीजिंग खाली करे विवादित जगह। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी जारी है। फिलीपींस ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में मिलिशिया द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों चीनी जहाज बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में फैल गए हैं। इस तरह चीन ने अपने जहाजों के बेड़े को इस क्षेत्र में से हटाने की फिलीपींस की मांग को ठुकरा दिया है। फिलीपींस ने विट्सन रीफ में अपने 200 मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी नावों की मौजूदगी को झुंड और धमकी करार दिया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और अन्य देशों ने इस क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों को लेकर चीन के इरादे पर संदेह जताया है। इस पर बौखलाए चीन ने इन देशों को फटकार लगाई। चीनी राजनयिकों ने कहा है कि नौकाएं अशांत समुद्र से पनाह ले रही हैं और उनमें कोई मिलिशिया सवार नहीं है। दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस के टास्क फोर्स ने एक बयान जारी कर चीनी समुद्री मिलिशिया की निरंतर गैरकानूनी उपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस समुद्री बेड़े को अभी तक यहां से हटाया नहीं गया है। टास्क फोर्स ने कहा, दक्षिण चीन सागर में चीन की तथाकथित निर्विवाद एकीकृत संप्रभुता के दावे को न तो फिलीपींस और न ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कभी स्वीकार करेगी। इसने चीन से कहा कि वह अपने जहाजों को जल्द से जल्द यहां से हटाए। 2016 में राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुर्तर्ते के सत्ता संभालने के बाद से चीन में फिलीपींस की दोस्ती बढ़ी है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि वह देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि दुर्तर्ते की सरकार पर दबाव है कि वह चीन के प्रति सख्त रवैया दिखाए। फिलीपींस की टास्क फोर्स ने अपने खुफिया सूत्रों के जरिए इकट्ठा की गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि 44 जहाज अभी भी विट्सन रीफ में थे और लगभग 200 अन्य स्प्रैटलिस द्वीपों के चारों ओर फैले हुए थे। इसके अलावा चीन के सैन्यकृत मानव निर्मित द्वीपों के पास भी जहाज मौजूद है। यहाँ पर चीन की 4 नावें देखी गई हैं। राजधानी मनीला में चीन के दूतावास ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अब इजराइल, यूएई जैसे देशों को बेच रहा हथियार, अमेरिका को भी खरीदार बनाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय कई देशों से हथियारों की खरीद करता है।
अच्छी खबर यह है कि इनमें से कई देश अब भारत से भी छोटे हथियार खरीदने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुध फैक्ट्रियों द्वारा इजराइल, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, बांग्लादेश, बुल्गारिया आदि देशों को हथियारों की बिक्री की जा रही है। यूएई ने सर्वाधिक खरीद की है। इसके अलावा फ्रांस समेत यूरोप के कुछ देशों एवं अमेरिका को भी हथियारों की बिक्री के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो हथियार इन देशों को बेचे जा रहे हैं वह इतनी उच्च क्षमता के नहीं हैं जो हम उनसे खरीदते हैं। फिर भी आयुध फैक्ट्रियों के लिए इन देशों के हथियारों की बिक्री फायदे का सौदा साबित हो रही। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।